Assalamualaikum students. Today is our ninth lecture of managerial economics. Today we will discuss about decisions under risk and uncertainty. सबसे पहले हम समझेंगे कि रिस्क क्या होता है और अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होता है। रिस्क क्या है? रिस्क का वर्ड हम कॉमन लाइफ में भी अपनी सुनते हैं और यूज़ करते हैं। रिस्क से मुराद है कि किसी भी चीज़ का रिस्क लेना, चांसेस लेना, या कहते हैं ना, आपने रिस्क के बारे में कोटेशन भी सुनी होगी, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट हमें एक जगह पे नहीं लगानी चाहिए। तो वही है, रिस्क है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ में पैसा लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे दो चांसेस हमारे पास मेजर जो हैं, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो मेजर चांसेस हम यहाँ पे देखेंगे कि वो हैं क्या, और रिस्क जो है किसको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। ये भी वर्ड उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन इसका और रिस्क के साथ डिफरेंस मेजर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम रिस्क की डेफिनेशन देखते हुए देखेंगे कि रिस्क जो है हमारे पास, ये जो है डिसीजन लेने से पहले हमें आउटकम्स जो है आइडेंटिफाई कर रहा होता है, हमें पता हो रहा होता है या तो लॉस है या तो नहीं है, जबकि सर्टेनिटी हमें नहीं पता होती। और ये हमारे पास ये सारे जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे हमारे पास नज़र आ रहे होते हैं। जस्ट लाइक आउटकम्स कितने हो सकते हैं, एक लूडो का डाइस है आपके पास। ठीक है, आप जब उसको रोल करते हो, ठीक है, तो या तो आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, इसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो आपके पास प्रिवेल करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ऐसा रिस्क है जिसमें आपको पता है कि आप अगर रिस्क ले रहे हो 6 लाने के लिए, ठीक है, तो आपको पता है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है, किस किस की प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी में ये होता है कि हमारे पास अचानक कुछ काम हो जाता है, एक हमारे पास सारे आउटकम्स हमें नहीं पता होते, कैन नॉट लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जस्ट लाइक इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो एक बॉल है बिल्कुल सर्कल शेप की, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं, वो आपके पास अनसर्टेनिटी क्या आएगी, उसमें आपको नहीं पता कि कौन सा कलर आपके पास ऊपर आ सकता है। ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा मिस इवेंट हो सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक अचानक से आपको लॉस हो गया बिजनेस में। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपको नहीं पता, जिसके आउटकम्स का आपको नहीं पता। ठीक है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसको भी हम असाइन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारे बिजनेस के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस ऑफ अक्ररेंस को, तो हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ रिटर्न एंड रिवार्ड। ठीक है, रिटर्न एंड रिवार्ड का हम मेजर डिफरेंस देखेंगे। तो रिटर्न हमारे पास क्या होता है, रिटर्न कहते हैं वापसी को। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने की होती है उससे जो हमें उससे जो हमें प्रॉफिट आ रहा होता है उसको हम कहते हैं कि हमारी रिटर्न है, रिटर्न ऑफ द बिज़नेस है। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने एक कहते हैं बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, 1 लाख के ऊपर मुझे 1000 जो है प्रॉफिट आ रही है, मंथली आ रही है। ठीक है, तो मंथली मेरा क्या है, मेरा रिटर्न है, और जितना हायर मैं रिस्क लूँगी मेरा रिटर्न उतना ज़्यादा हायर होगा। हायर रिस्क लेने से मुराद है कि जितना ज़्यादा मैं रिस्क लूँगी, जितने ज़्यादा पैसों की मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, उतने ज़्यादा जो है मेरे पास चांसेस हैं कि मेरे पास ज़्यादा रिटर्न आएगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बॉन्ड की। ठीक है, आपने सुना होगा बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर लकी नंबर्स होते हैं, अगर वो नंबर आपका आ जाए उसमें लिस्ट में आ जाए तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल रहा होता है। अगर आपका 1500 का बॉन्ड है तो उसके ऊपर आपको आई थिंक 50,000 तक का मार्जिन मिलता है, और अगर 50,000 का डेफिनेटली आपकी अमाउंट लाख में जाती है। ठीक है, ये है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हो आपके पास रिटर्न उतना ज़्यादा आता है। तो हायर द रिस्क मीन हायर द रिटर्न। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूँगी, अगर जितना आपके पास रिस्क हायर होगा हायर रिटर्न भी हो सकता है, और जितना रिस्क हायर होता है उतना हायर आपके पास लॉस भी डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिस्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्क हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एसिड बैक रिस्क। एसिड बैक रिस्क हमारे पास ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसमें हमारे पास जो लोन है वो रिवर्सिबल होता है अगेंस्ट द एसिड्स। इसके नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि एसिड बैक रिस्क हमारे पास ऐसा रिस्क है जिसमें लेट्स सपोज अगर हम कोई अपनी चीज़ जो है गिरवी रखवा लेते हैं, ठीक है, हमें अपने चीज़ों को रखवाने के बदले में जो इन्वेस्टमेंट मिलती है या जो पैसे मिलते हैं, जस्ट लाइक आपने बैंक से कोई लोन लिया, ठीक है, अपने बैंक से लोन लेने के लिए आप वहाँ पे अपने घर के कागजात रखवा दिए। ठीक है,
अब वहाँ पे आपके पास जो रिस्क होगा ना वो ऐसा है कि लेट्स सपोज अगर आप गाड़ी के पैसे नहीं दे पाते, कि आपकी गाड़ी से जो आप लोगों ने सोचा हुआ था कि आप उसको उबर बना के यूज़ करोगे, वहाँ से आपके पास पैसे आएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के इंस्टॉलमेंट दे के तो अपना घर भी आप छुड़वा लोगे। लेट्स सपोज ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये भी रिस्क है आपके पास, ठीक है। आपको लॉस हो जाता है, खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस नहीं करवाई होती, ऐसा कोई भी मेजर इशू प्रिवेल करता है, तो उसके कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, आप जो रिस्क फेस कर रहे होते हो वो एसिड बैक रिस्क होता है, कि आपका जो एसिड होता है, ठीक है, जो आपने रखवा के लोन लिया होता है, ठीक है, उसको आप रिस्क फेस कर रहे होते हो, वो आपको रिटर्नेबल नहीं होता, ठीक है। आपको छोटी चीज़ के बदले में अपनी बड़ी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है, ठीक है। ये आपके पास रिस्क है। नेक्स्ट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क भी उससे मिलता जुलता है हमारे पास, ठीक है। क्रेडिट रिस्क हमारे पास एक ऐसा रिस्क है जो कि हम लोग किससे कर्जा जब लेते हैं, किससे कुछ चीज़ बोरो करते हैं और हम फेल हो जाते हैं उसकी पेमेंट वापस करने में उसको, ठीक है। तो जो रिस्क होता है वो जो लेंडर होता है, ठीक है, जिसने हमें कर्जा दिया होता है, ठीक है, वो जो है हमें अपनी जो हमसे ओरिजिनल उसने अमाउंट हमें दी हुई है वो भी लेता है, उसके अलावा वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो ये हमारे पास जो होता है क्रेडिट रिस्क होता है। नेक्स्ट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क को आप एफएक्स रिस्क से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसको करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहा जाता है। जस्ट लाइक आपने यहाँ की करेंसी और वहाँ की करेंसी आपस में आपको पता दोनों डिफरेंट है, दोनों के यूनिट ऑफ अकाउंट डिफरेंट है। आपने फॉरेन कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, अब वहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी होंगे डेफिनेटली, जो हम लोगों ने ट्रेड साइकिल में पढ़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस होती हैं। यहाँ की इकॉनमी तो स्टेबल जा रही है, ठीक है। वहाँ पे अगर किसी इकॉनमी में जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे डिप्रेशन आ गया, उनकी इकॉनमी जो है डाउन हो गई है, तो वहाँ पे जो आप लोगों ने लॉस बियर किया है वो आप होगा आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि आपने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे जो आपने रिस्क लिया है, ठीक है, वो नो डाउट विदाउट एनी डाउट हम ये बात कह सकते हैं कि लाजमी नहीं हमें लॉस ही हो, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पहले रिस्क लेते हैं, हम चांस लेते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। आपने लिक्विडिटी एसिड्स पढ़े होंगे। लिक्विडिटी एसिड्स आपके पास क्या होते हैं? स्टूडेंट्स जब आप ये लेक्चर ले रहे होंगे तो मुझसे ये मटेरियल भी ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसको मोर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है कि ये ऐसा रिस्क होता है हमारे पास, आप लोगों ने पढ़े होंगे लिक्विडिटी एसिड। तो लिक्विडिटी एसिड ऐसा एसिड जो इजीली कन्वर्टेबल हो इनटू कैश, ठीक है। एट अर्जेंट जब हमें ज़रूरत हो हम फ़ौरन से उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकें। तो ये भी हमारे पास ऐसा रिस्क है जो कि फ़ौरन से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल कोट की गई है। अगर हम बात करें कैपिटल की, हमारे पास कैपिटल लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या लिक्विडिटी रिस्क है, फ़ौरन से हमारा जो कैपिटल है वो लॉस्ट हो गया, हमने सोचा ही नहीं था कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका ये तो बात की बात है ना कि इस कैपिटल से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कैपिटल लॉस्ट ही हो गया, ठीक है। तो ऐसा रिस्क जो हमारे पास फ़ौरन से अकर हो जाए, ठीक है, विदाउट एनी एविडेंस या विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है, तो वो आपके पास कहलाएगा लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट वन इज़ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क हमारे पास ऐसी रिस्क की टाइप है, ठीक है, जो कि मोस्टली बैंक्स या कंपनीज जो होते हैं अनएबल होते हैं मीट करने में। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, हमें शॉर्ट टर्म डिमांड जो हमारे पास मार्केट में प्रिवेल कर रही होती है। हमारे पास जो एसिड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि आजकल कहते हैं इस मार्केट में बहुत लॉस जा रहा है या इस काम में नहीं फ़ायदा है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर हम सब्ज़ी मंडी की बात करते हैं तो सब्ज़ी मंडी में लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं आलू और प्याज को, ठीक है, ख़रीदना, क्योंकि आलू और प्याज जो हैं जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ पर उस मार्केट के जो है चांसेस रिस्क के कम है, ठीक है, वहाँ पे रिस्क कम है, आपको पता है कि आप इन चीज़ों को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। जबकि आपको फ्रूट का बिज़नेस कर रहे हो, मार्केट आपके पास सेम है, ठीक है। अगर आप फ्रूट का बिज़नेस कर रहे हो तो आपको पता है अगर बनाना है तो वो जल्दी से आपके पास जो है 1 या 2 दिन में तक ही वो स्टेबल रहता है, अदरवाइज़ वो खाने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसी मार्केट का रिस्क, ठीक है, अब हर मार्केट का रिस्क डिफरेंट होगा। जो इन्वेस्टर होगा वो एक्सपीरियंस करेगा कि इस मार्केट का रिस्क जो है कैसा है, उसको कहाँ लेना है, ठीक है। तो वो जो कंडीशंस उसको नज़र आ रही होंगी डिफरेंट मार्केट्स की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो वो रिस्क लेगा उसको हम सिमेट्रिक रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इस रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शनल रिस्क। ऑप्शनल रिस्क से मुराद है कि अगर हमारे पास 3 से 4 सामने ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, ठीक है, हमें पता है कि हम लोग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क है हमारे पास, ठीक है, सॉरी ऑप्शनल नहीं है, ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल कहते हैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एक रिस्क है, मैंने बिज़नेस किया हुआ, मेरी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, मैंने काम बात की है कि मेरे पास जो लेबर है, ठीक है, उसकी गलती की वजह से मेरी मशीन ख़राब हो गई है, या जो मेरे पास वहाँ पे जो पर्सन थे, ठीक है, वो उन्होंने मेरे से फ्रॉड किया है, तो ये भी मेरे पास क्या है, रिस्क है ना, मेरा बिज़नेस डूब गया, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था, हर चीज़ को स्टेबल करके मैं लेके जा रही थी कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, मेरे पास ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड हो गया। ऑपरेशनल रिस्क भी हमारे पास रिस्क टाइप होती है, इसको भी हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि बिज़नेस में उन लोगों को रखें जिन पे आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ऑपरेशनल बिज़नेस के जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, ठीक है, उनमें कोई गड़बड़ होने की वजह से जो आपके पास रिस्क इन्वॉल्व होगा उसको आप ऑपरेशनल रिस्क कहोगे। नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इतनी प्रॉफिट होगी, ठीक है। मे बी लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस पे कभी भी कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करता, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट ही बात करेंगे, हमेशा प्रॉफिट एक्सपेक्ट की जाएगी, पर कितनी प्रॉफिट, एक अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं कि ठीक है हम इतने पैसे लगा रहे हैं, हमें इतना फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर न्यूमेरिकली बात करें, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये किस लिए काम आएगी, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका प्रॉपर फार्मूला देखते हैं कि हमें अगर किसी बिज़नेस की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, उसका मार्जिन निकालना है, प्रॉफिट निकालनी है फ्यूचर की, तो हम लोग जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू की चीज़ यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास एक टर्म है, ठीक है, जो कि हमारे पास बता रही होती है प्रोबेबिलिटी के यूज़ करके कि हमारे पास वेटेज एवरेज पे ऑफ कितनी होगी, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आएगी इस बिज़नेस से वो कितनी होगी, ठीक है। तो एक्सपेक्ट हम कर रहे होते हैं प्रॉफिट को, एक्सपेक्टेड वैल्यू को, या जो मीन वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम इसको मीन वैल्यू भी कह सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैसे निकलती है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेट्स सपोज मेरे पास 3 नंबर हैं, 2, 3 और 5, ठीक है, मैं इनकी एवरेज निकालना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 2, 3 और 5 को ऐड करूँगी, 10 हो जाएगा, और टोटल नंबर ये कितने हैं, 3 पर डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास इसकी एवरेज निकल आएगी। सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी यही, तो यहाँ पे आपके पास सेम आपके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी सेम रहेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपके पास कैसे निकलेगी, आपने जितने पॉसिबल आउटकम्स आपको लग रहे हैं बिज़नेस के, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इतने % प्रॉफिट भी हो सकती है, इतने % प्रॉफिट भी हो सकती है, आप उसको टोटल नंबर ऑफ़ प्रॉफिट्स पे डिवाइड कर दोगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है उसको आप यहाँ पे शो कर रहे हो EP से, ठीक है, ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास सैम्बल है रिप्रेजेंटेशन का। एक्स जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं। P आपको प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, I जो है आपके पास आउटकम को शो कर रहा है, X जो है टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ठीक है, ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स जितने आ सकते हैं उसकी प्रॉफिट कितनी है। P इज़ प्रोबेबिलिटी, I इज़ अगेन आउटपुट एंड इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास कंडीशन है इकॉनमी में। इकॉनमी के कंडीशंस आपको मैंने ट्रेड साइकिल में भी आपने पढ़ी हो, या शायद लास्ट लेक्चर में हमने कवर की हो। 4 किस्म की हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती हैं, अब वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास या तो बूम होता है कि जो इकॉनमी जो होती है बहुत स्टेबल जा रही होती है, ठीक है, एक हाई लेवल पे, हाई पीक पे वो काम कर रही होती है, ठीक है, उसमें बेरोज़गारी भी नहीं होती है, उसमें इन्फ्लेशन भी नहीं होती है, एक स्टेबल चीज़ चल रही होती है जिसको आप कह लो डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है रिसेशन। रिसेशन में क्या हो रहा होता है, ठीक है, रिसेशन में आपकी इकॉनमी डाउनवर्ड हो रही होती है। आपकी इकॉनमी जैसे आजकल हम कोरोना की वजह से देख रहे हैं, हमारी इकॉनमी डाउनवर्ड जा रही है, हमारी मार्केट्स जो हैं बंद हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग डिक्लाइन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। और फिर डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, डिप्रेशन को ट्रफ भी कहते हैं, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे हमारा सब कुछ क्लोज हो जाता है, हमारी इकॉनमी बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग रिकवरी की तरफ जा रहे होते हैं, फिर दोबारा हम बूम पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूम पे जाने के लिए हमें जो फेज़ हमें फॉलो करना पड़ता है, जिस फेज़ से गुजरना पड़ता है, वो होता है रिकवरी। उसी फेज़ में हम क्या कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपनी सारी चीज़ों को ओवरकम कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हमारी कंट्री में कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, अब इनको हम कवर आउट करेंगे। कवर आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने जितने भी हमारे जो गुड्स थे, जितना स्टॉक था, मतलब जो चीज़ें नहीं बिकी उनको बेचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हमारे पास 3 आपके पास इकोनॉमिक की कंडीशंस हैं, रिसेशन है, नॉर्मल और बूम है। अब रिसेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी की अगर हम इस वक्त बात करें कि इस वक्त जो है इस वक्त अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हम लोग देखते हैं कि रिसेशन जो है हमारी इकॉनमी जो है कोरोना से निकल के जो पॉसिबल चांसेस है हमारे पास कि वो रिसेशन की तरफ चली जाएगी, वो दोबारा अपनी कंडीशन को स्टेबल कर लेगी, तो उसके 0.2% चांसेस हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने, पॉइंट्स में आपके पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी अकर इफ़ दिस स्टेट अकर इन डॉलर। अगर इसी डॉलर को हम अमाउंट में अगर करना चाहें तो अगर अमाउंट में देखें तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करेंगे वो हमारे पास 4000 है। 4000 मीन के हमारे पास जो अमाउंट है वो 4000 तक जो है स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, हमें उसका लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड आउटकम हमने निकालना है। एक्सपेक्टेड आउटकम हमारे पास कैसे निकलेगा, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टेट अकरिंग को प्रॉफिट आउटकम इफ दिस स्टेट अकर इन डॉलर, इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आउटकम निकल आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फोर्थ कॉलम हमारे पास कैसे निकलेगा, 2 को मल्टीप्लाई करने से 3 वाले कॉलम को, तो ये 2 कॉलम ये है, 3 कॉलम ये है। सिमिलरली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 को जब 4000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 800 होगा। सिमिलरली अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 0.6 को हम 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000। ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है आपके पास और ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। जब हम इनको ओवरऑल एडअप करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखनी है 1.0 होगी। 1.0 क्यों होगी आपके पास, ना ही तो ग्रेटर देन 1.0 हो सकती है, टोटल की बात हो रही है। ठीक है, ना ही कम हो सकती है। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा 100 में से देखी जाती है, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज देखी जाती है ना। परसेंटेज आपको पता है 100 के इक्वल होती है। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है टोटल जो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम आने के चांसेस है वो 5000 है। ठीक है, नेक्स्ट इस ये हमने प्रोजेक्ट ए की बात की। प्रोजेक्ट ए में क्या सिचुएशन थी, इस तरह हम एक प्रोजेक्ट बी लेते हैं, उसमें हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। सिमिलरली सारा डाटा आपको गिवन है। अगेन आप क्या करोगे, अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे। 0 आपको पता है किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर आपके पास 0 ही आता है। नॉर्मल कंडीशन को सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करोगे, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5000, यू विल गेन द आंसर 3000। नेक्स्ट इज़ बूम। बूम में भी सिमिलरली आप 0.2 को 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2400 आएगा। ये सिमिलरली आपके पास अगर बात की जाए तो 12,000 का हम 0.2% ले रहे हैं, तो 12,000 का 0.2% जो है हमारे पास 2400 बनता है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 5400 के चांसेस हैं एक्सपेक्टेड आउटकम के। अब ये प्रोजेक्ट था एक और एक प्रोजेक्ट था ऊपर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगी डेफिनेटली हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, हम उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, प्रोजेक्ट नंबर 2 को। नेक्स्ट इज़ एडजस्टिंग द वैल्यूएशन मॉडल फॉर रिस्क। अब हमें पता है कि हमारे बिजनेस में रिस्क होना ही होना है, तो हम इस रिस्क को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 प्राइमरी मेथड हैं इस रिस्क को जो है एडजस्ट करने के, जिसके अकॉर्डिंग हम इस रिस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट क्या होगा कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को जो है एडजस्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास हम लोगों ने देखा है, हम 2 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लिए, हम दोनों प्रोजेक्ट्स को एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा होगी हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। सेकेंडली ये है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट को हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, और जब हम इंटरेस्ट रेट को डिनोमिनेटर में रखेंगे अपनी प्रॉफिट के साथ, तो हमें उससे पता लग जाएगा कि हमारे पास चांसेस किस में ज़्यादा हैं और किस में लॉस के कम हैं, और डेफिनेटली जिसमें लॉस के चांसेस कम होंगे हम उस प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे। इधर मेथड कैन बी यूज टू इंश्योर द वैल्यू मैक्सिमाइज डिसीजंस आर मेड। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी सर्टेनिटी, हमारे पास कभी भी कोई भी अचानक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वो हमें रिस्क में इंक्लूड नहीं होती। कोई भी मिसहैप हो सकता है। ठीक है, अनइवन इवेंट हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो अब उसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे अगर हमारे पास मार्केट में प्रवेल कर जाए। उसके हमारे पास 2 अप्रोचेज़ हैं। ठीक है, जो पहली अप्रोच है वो है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो डिसीजंस मेक किए जाते हैं वो इस तरह से मेक किए जा रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता पहले ही हम प्रिकॉशंस रखते हैं कि अपनी जो एक रिज़र्व की अमाउंट सेपरेट करके रखते हैं कि अगर हमें लॉस हो जाएगा तो हमने इस अमाउंट से उसको कवर आउट करना है। यहाँ पे एग्जांपल कोट की गई है, सपोज
दैट यू फेस द फॉलोइंग चॉइसेस। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये आपके पास $1,00,000 है। फ्रॉम अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यू रिसीव, इस प्रोजेक्ट से अगर आप प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तो आप 10 लाख तक जा सकते हो, लेकिन अगर आप फेल हो जाओ तो यू रिसीव नथिंग, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 0.5%। अब आपके पास जो है 50-50% चांसेस आ गया। आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे देखोगे, अभी जो हम लोगों ने पीछे बात की थी, जितना हमें पास प्रोजेक्ट का पे ऑफ दिया होगा उसको प्रोबेबिलिटी से ऐड करेंगे। सिमिलरली उसकी जो अनसक्सेस है उसको देख रहे हैं, अनसक्सेस कितनी है, 0%, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी उसकी भी 0.5 है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें नज़र आ रहा है कि 5 लाख जो है आपके पास फिर भी बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, बेसिकली हम देखना ये चाह रहे थे। 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, या तो वो बिल्कुल डंप हो जाएगी, अगर वो सक्सेसफुल की तरफ जाएगी तो हमारे पास $10 लाख तक हमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने बीच की सिचुएशन देखनी थी, क्या हम करें या ना करें, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम रिस्क ले लेते हैं, और रिस्क अब यहाँ पर हम कितने का ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि जो आपके पास 5 लाख है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग जो $5 लाख होंगे उसका हम रिस्क ले लेंगे। अब ये देखें, पे ऑफ हमारे पास आ गया $5 लाख। डू नॉट इन्वेस्ट, कीप द $1 लाख इफ़ यू आर डिफरेंट बिटवीन द टू अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे चांसेस क्या थे, हमारे पास 50-50 चांसेस थे, और हम लोगों ने देखा कि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने यूटिलाइज़ करना है या नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारे पास ये ऊपर सारी एक एग्जांपल कोट की हुई है, इसको मैं जैसे यहाँ टेबल से आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके बिज़नेस का लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, आपका जो सर्टन सम होता है वो ग्रेटर देन होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो आपकी जो अमाउंट है जो आपको लॉस नहीं हुआ वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड लॉस या रिस्क जो आप अज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप कहोगे कि आपके पास रिस्क वेरिएंस इम्प्लाइज है कि आपके पास जो आपको रिस्क आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपके पास रिस्क नहीं हुआ। अगर आप जितना रिस्क एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है, उतना आपको हो गया है, तो इट्स मीन आपके पास जो वैल्यू आई है, जो रिस्क आया है वो रिस्क इंडिफरेंस है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास जो रिस्क है वो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एक्सपेक्टेड रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे जो रिस्क है आपके पास कम आया, तो इट्स मीन रिस्क प्रेफरेंस है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट मेथड। अगर रिस्क को हमें जब एडजस्ट करना होगा थ्रू डिस्काउंट, तो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड मेथड बेसिकली इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास रिस्क जो है वो रिस्क और रिटर्न का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। सपोज एक इन्वेस्टर है हमारे पास, ठीक है, उसके पास जो एसेट्स हैं वो उनका 5% रेट ऑफ रिटर्न उसको मिल रहा है, लेट्स सपोज उसने वो लीज पे दिए हुए हैं, ठीक है, और लेकिन वो एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, 10%, ठीक है। अब वो जो टोटल उसका रिस्क जो होगा, आउटकम एक्सपेक्टेड 15 हो जाएगा। जैसे जैसे उसका रिस्क इंक्रीज होगा, जैसे जैसे उसका रिस्क इंक्रीज होता जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे अगर एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे मैं आपको, जब हम रेंट पे चीज़ें लेते हैं शादी के लिए, वो जो चेयर्स वगैरह सारा कुछ सामान मिलता है, ठीक है। अब वो आपको जब वो लीज पे देता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको पे कर रहे हो। तो अगर वो हायर रिस्क ले ले, वो ज़्यादा चीज़ें आपको रिस्क पे दे दे विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन, या आपको नहीं जानता, वो रिस्क ही ले रहा है ना आपको अपनी चीज़ें देख के, उसको नहीं पता आप कहाँ लेके जा रहे हो, मे बी आप उसको जो जगह दिखाओ वहाँ ना लेके जाओ, ठीक है, वो रिस्क इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके साथ ईमानदारी से चलोगे तो वो आप उसको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आई थी, मोर द रिस्क मोर द बेनिफिट और रिटर्न। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग रिस्क को वैल्यूएट कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वी है आपके पास वैल्यूएशन मॉडल बता रहा है, ये आपके पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, इसको हम ऊपर देख चुके हैं, 1+k/T। टी आपके पास टाइम पीरियड आएगा, एंड के इज़ द सम ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपने जो रिस्क फ्री आपके पास इकोनॉमी और एक रिस्क प्रीमियम है, ठीक है, आपने इन दोनों को एडअप करना है, आपको पता लग जाए कि आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है। नेक्स्ट इज रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी। रिस्क हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, हमारे पास चांसेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है, हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें पता होता है कि या तो ये इतना लॉस है या तो ये इतना प्रॉफिट है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉन्सेप्ट में सिंपली हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपनी जो मॉडल होता है उसका आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको पता है, जहाँ मीन मीडियन मोड आपके पास इक्वल हो, ये बेल शेप में होता है, और ये आपको ये भी बता रहा होता है कि आपके पास चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है कहाँ पे लाई कर रहे हैं।
स्टैंडर्ड वेरिएबल है, स्टैंडर्ड वेरिएशन का भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेम आप यहाँ पे निकलता है। या तो ये आप इसका जो मीन होता है हमेशा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है हमेशा 1 आता है। ये इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी आगे कंडीशन है हमारे पास कि अगर जो जी की वैल्यू है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है हमारे पास, अगर 1 आ जाती है तो इट्स मीन हमारे पास मीन भी हमेशा 1 ही आएगा, और 2 आए थे तो इट्स मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी है हमारे पास 2 ही रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होती है वो आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस वैल्यू को हमेशा 3 से बिलो होना चाहिए, 3 से अबव नहीं होना चाहिए, बेशक वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। आगे है यूटिलिटी थ्योरी, और ये भी हम लोगों ने देखा है वेरिएंट टू रिस्क, इंडिफरेंस और प्रेफरेंस रिस्क। रिस्क का वेरिएंट क्या था कि जिसमें हम लोग अवॉइड कर रहे थे अपने रिस्क को मिनिमम। नेक्स्ट न्यूट्रलिटी में मतलब कि ना हम अवॉइड कर रहे हैं ना ही हम उसको प्रिवेल कर रहे हैं। रिस्क में कहते हैं कि हम लोग प्रेफर कर रहे हैं रिस्क को। रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड यूटिलिटी, यूटिलिटी होता है कि हम लोग एक चीज़ से कितना फ़ायदा ले रहे हैं, कितनी हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है। डिमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है कि जैसे जैसे हम लोग मनी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उसका जो मार्जिनल यूनिट होगा, मार्जिनल इंक्रीमेंट होगा, वो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? आपके पास एक स्पेस है, ठीक है, लेट्स सपोज वो 1 एकड़ ज़मीन है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, एक टाइम आएगा जब वो अपना मैक्सिमम शो कर रही होगी आपको। वहाँ पे ना तो और लेबर की स्पेस होगी, ना तो वहाँ पे और मशीनरी रखने की स्पेस होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आप दोबारा उस पर कुछ कैपिटल लगाते हो मार्जिनल गेन करने के लिए, ठीक है, तो वो आपको प्रॉफिट के बजाय वो आपको लॉस देगी, ठीक है। तो जो रिस्क सीकर होते हैं वो अपनी मनी को एक मार्जिनल यूटिलिटी के लेवल तक ही इंक्रीज़ करते हैं, उससे ज़्यादा अगर इंक्रीज़ करेंगे तो वो लॉस बियर करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल स्टैट्स का ये आपने वो पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ है नेक्स्ट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी को भी कहा जाता है। सीवी आपके पास कैसे निकलती है? आप स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये एम आपके पास मीन बता रहा है, ठीक है। आप मीन की वैल्यू पर डिवाइड करते हो, आपके पास सीवी निकल आती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है यूजेस हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों क्यों यूज़ होती है हमारे पास? एक तो ये डाटा की कंसिस्टेंसी देखने के लिए यूज़ होती है, क्या डाटा हमारे पास कंसिस्टेंस है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये कंपेयर करती है 2 सेट्स ऑफ डाटा का, जो कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट के रिस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अभी हम लोगों ने ऊपर 2 प्रोजेक्ट्स देखे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, तो जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो हम उसकी सीवी फाइंड आउट करेंगे। सीवी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका हाई होगा हम उसको प्रेफर करेंगे, और जिसका कम होगा उसको हम लॉस कर देंगे। अब वहाँ पे वैल्यू हमें नज़र आती है 5000 54,000 में भी जो सीवी हो वो 5000 की हाई निकले तो हम उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है वो सीवी के अकॉर्डिंग होगी।